दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एग्जाम मास्टर चैनल की लाइव क्लास रात 9 बजे में आप ये वीडियो देख सकते हैं। हिंदी भाषा का मॉडल पेपर 3 हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि कल एक क्वेश्चन दिनों दिन रातों रात एकाएक अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर अव्ययी भाव समास होगा। बाय मिस्टेक हम लोगों ने आपको बता दिया था उसको जो है द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, जहां पर दिनों दिन एकाएक रातों रात अगर ऐसे शब्द पूछता है तो आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। और आज का मॉडल पेपर 3 होगा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। जल्दी से आ जाइए आप सभी लोग और वीडियो लाइक करके चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। 30 क्वेश्चन सभी टॉपिक के क्लियर करेंगे और आप सभी यहां पर बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो इन क्वेश्चन को। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न है तो हिंदी भाषा, साहित्य के, व्याकरण के, पेडागॉजी के, तीनों में कंबाइन कर दिया हूं 30 क्वेश्चन में। अब आपको अपनी क्षमता देखनी कि भाई आप 20+ ला पाते हो या नहीं मेरे द्वारा बनाए गए इस मॉडल पेपर में। तो आपको 20+ का टारगेट रखना है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप ये एक पत्रिका थी, ठीक है, जो कि प्रयागराज से छपती थी। आपके ऑप्शन है राधा कृष्ण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन। तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि ये बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे हिंदी प्रदीप के। और ये एक ऐसी पत्रिका थी जो प्रयागराज से छपती थी। इसमें नाटक, उपन्यास, कहानियां ये सभी छापे जाते थे। ठीक है, तो ये पत्रिका जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादन की जाती थी। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? आषाढ़ का एक दिन ये नाटक किसका है? सेठ गोविंद दास का। भीष्म साहनी, मोहन राकेश या लक्ष्मी नारायण लाल? चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 62 में मोहन राकेश। ये मोहन राकेश का एक बहुत ही बढ़िया नाटक है आषाढ़ का एक दिन, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन के सिलेबस में ये लगा हुआ है। आई थिंक जो लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होंगे वो बता सकेंगे बेटर कि ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है या नहीं। कानपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये है ग्रेजुएशन में। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। अब लो नसानी अब ना नसैहों, इसमें कौन सा रस है? रस, टेस्ट, बताइए कौन सा स्वाद आ रहा है इस क्वेश्चन नंबर 63 को देख करके। अब लो नसानी अब ना नसैहों, इसमें कौन सा रस निकल के आ रहा है? शांत रस, करुण रस, शक्ति रस। वैसे शक्ति रस नाम का कोई रस नहीं होता, वीर रस होता है, या अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 63 है आपकी स्क्रीन पर। जवाब होगा इसका शांत रस। देखिए, अब लो नसानी अब ना नसैहों, बड़ी ही शांति की बात है कि भाई अब ना नसैहों, है ना। तो शांत रस यहाँ पर कुछ फिलहाल हो नहीं रहा है, तो शांत रस ही है। भरत मुनि ने शांत रस को रस माना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, देखि रूप लोचन ललचाने, हर्षे जन निज निधि पहचाने। कौन सा रस है? देख ही रूप लोचन ललचाने, यानी रूप को देखकर लोचन यानी आंखें ललचा गईं। हर्षे जनु निज निधि पहचाने। श्रृंगार रस, करुण रस, रौद्र रस या अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर 64 है आपकी स्क्रीन पर। जवाब होगा ये श्रृंगार रस है, क्योंकि यहाँ पर रूप को देखा जा रहा है और रूप को देख करके लालच आ रहा है। आप लोग भी किसी सुंदर व्यक्ति को या सुंदर स्त्री को देखते हो तो कैसे आपके जो है लोचन ललचाने लगते हैं, बस वही फीलिंग है गुरु। श्रृंगार रस की बात है। इसका स्थायी भाव होता है रति, प्रेम। तो आगे बढ़ते हैं। करुण रस का स्थायी भाव है शोक, रौद्र रस का क्रोध और अद्भुत रस। तो यहां पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 65, कोई भी छंद किससे विभक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 65 है आपकी स्क्रीन पर। छंद की अगर हम बात करें तो इसे पिंगल, आचार्य पिंगल के द्वारा जो है छंद, और छंदों को पिंगल भी कहा जाता है,
चरण में, यति में, दोनों में, तो मैं तो कहूंगा भाई 65 में आप दोनों ही लगा दो, क्योंकि छंद चरण में भी बटा रहता है और यति में भी बटा रहता है। तो छंद का बंटवारा आप चरणों में भी देखोगे, 4 चरण 6 चरण, है ना, और यति में भी इनका बंटवारा रहता है। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। दोहा के क्वेश्चन नंबर 66 में 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर, बताइए जल्दी से। दोहा के पहला चरण और तीसरा चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। देखिए, पहली बात तो दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है और ये 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। अब विषम चरण और सम चरण, ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं दोहा में, 2 सम चरण होते हैं और 2 विषम चरण होते हैं, ठीक है। सम चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 11-11 मात्राएं होती हैं और विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो 1 2 3 4। अब इसमें सम चरण कौन सा है छांटिए। ये सम है और ये सम है, तो सम चरण में 11 मात्राएं हो गई और विषम चरण हो गया, 1 विषम है 3 विषम है, तो इसमें 13-13 मात्राएं हो गई। तो आपका जवाब क्या होगा? पहले और तीसरे चरण में, पहले चरण में 13, तीसरे चरण में 13, तो जवाब होगा 13 मात्राएं। समझ गए? अब जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं इस दोहे के चरण की मात्राएं। सम विषम चरण, 4 चरण टोटल, 1 2 3 4, 2 सम चरण 2 विषम चरण। समझ गए ना? इस तरह से समझना चाहिए यार चीजों को। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोय, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहां पर कह रहा है जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोया, ठीक है। कौन सा अलंकार है? लाटा, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। खैर सबसे कठिन ऑप्शन दे दे अगर लाटा अनुप्रास का एग्जाम्पल आपको दे दे यहां पर तो, लेकिन ये श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि यहां पर दीप के जो है कई अर्थ निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 में, तो इसका अर्थ समझिए, जो रहीम गति दीप की है ना, दीप की गति की तुलना जो है इसके अर्थ अलग अलग होंगे। कुल कपूत गति सोए, है ना, कुल कपूत गति सोए, तो यहां पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार को पुन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, पुन। तो जो रहीम गति दीप की, समझ गए, अलंकार। लाटानुप्रास नहीं होगा। यमक में क्या होता है कि 2 शब्द 2 बार आता है और वहां पर अगर हम बात करें तो श्लेष में एक ही शब्द रहता है लेकिन अर्थ अनेक रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बढ़े अंधेरा होए, बारे उजियारो करे और बढ़े अंधेरा होए, पूरी पंक्ति कुल मिलाकर के ये है और श्लेष अलंकार के लिए जाना चाहिए आप सबको। इज दैट क्लियर? श्लेष अलंकार। आगे बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार का उदाहरण होगा, वैसे इसकी व्याख्या जो है बात करें तो यहां पर जो है बारे यानी जलने पर, आगे की जो लाइन है वो यहां पर नहीं दी गई है, इसलिए आपको ये अधूरी लाइन समझ में आ रही है। लेकिन बारे और बढ़े पूरा अगर दे देता तो यहां पर हम बात करें तो बारे का जलने पर और बारे मतलब बचपन, 2 अर्थ निकल के आ रहा है, और बढ़े पर मतलब बड़ा होना और बढ़े मतलब बुझना, तो 2 अर्थ निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से क्वेश्चन नंबर 67 ये रहीम का है और इसमें श्लेष अलंकार होगा। ये पूरी लाइन नहीं थी, इनकम्प्लीट थी। लेखक शब्द के अंत में, अच्छा श्लेष अलंकार का प्रचलित उदाहरण वो वाला रखिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। श्लेष अलंकार का वो बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है। लेखक के शब्द के अंत में
कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो यहां पर इसको अलग करिए। लेख आपका मूल शब्द है और इसमें जो है अक प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहां पर आप चौथा विकल्प जो देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, यह बिल्कुल सही जवाब होगा। लेखक, अक प्रत्यय बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं है, यानी कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? अवान, 49, कपूत या उपमा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए हिंदी उपसर्ग में कौन सा नहीं लगा है? तो 49 कपूत, तो पूत का कपूत है, उपमा 49 और अवान। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 69 में उपमा। देखिए कपूत, 49 और अवान में उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन उपमा जो है ये पूरी तरह से मूल शब्द है। डी ऑप्शन के लिए जाएंगे 69 में। पुस्तकालय में कौन सा समास है? पुस्तकालय है ना, पुस्तकों का आलय, पुस्तकों के रखने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 70 है आपकी स्क्रीन पर और यहां पर आप देखेंगे कि कारक विभक्ति निकल के आ रही है ना। कारक की विभक्ति हमें प्राप्त हो रही है विग्रह करने पर, तो यह तत्पुरुष होगा। का के की, रा रे री, तो पुस्तकों का आलय मतलब तत्पुरुष समास। ठीक है, तो 70 का सही जवाब होगा दूसरा विकल्प। कमल नयन में कौन सा समास है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 71, कमल नयन में कौन सा समास है? 71, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय। तो यहां पर अगर हम बात करें, कमल के तरह नयन है, यानी कमल जो है ये क्या है? विशेषण है। कमल जो है विशेषण है और नयन जो है ये क्या है? विशेष्य है। यानी नयनों की विशेषता क्या है कि वो कमल के समान है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो बहुव्रीहि समास ऑप्शन में है नहीं कि हम तीसरे अर्थ के लिए जाएं, तो ये कर्म को धारण कर रहा है। विशेषण विशेष का संबंध अगर नजर आता है तो वहां पर हम कर्मधारय समास 71 में सी ऑप्शन बेझिझक लगा देंगे। अगला देखिए, हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हल्दी, इसका तत्सम रूप क्या है? हरिद्रिका, हरिदा, हरिद्रा या हलिद्रा। क्वेश्चन नंबर 72 है आपकी स्क्रीन पर, जवाब होगा हरिद्रा, सी ऑप्शन, ये इसका तत्सम है। हल्दी तद्भव रूप होगा। ठीक है, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 73, नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? नरिकेल, नारिकेली, नारिकेलर या नारिकेला। क्वेश्चन नंबर 73 में पहला देखिए, नारिकेल जो है ये इसका तत्सम होगा, नारियल तद्भव है। ठीक है, नारियल क्या है? तद्भव है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, है ना, रोगग्रस्त हो, तो रोगग्रस्त में हम क्या जोड़ेंगे? उल्टा, रोग मुक्त हो जाना। तो ग्रस्त का विलोम होगा मुक्त। सी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह से आप समझ के उत्तर दे सकते हो। देखो, जो क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए ये जरूरी है। चलिए, इप्सित का विलोम शब्द क्या है? इप्सित, क्वेश्चन नंबर 75 है आपकी स्क्रीन पर। यहां पर मैं आपको टाइम देता हूं, सोच लीजिए। अभिप्सित, अनिप्सित, पुरोप्सित या सुनिप्सित। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा, बताइए। इप्सित का विलोम शब्द क्या होगा? सबसे पहले तो विलोम जानने के लिए इप्सित का अर्थ क्या है, बताइए। तो यहां पर राशि, राशिफल टाइप की चीज है और क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब होगा अनीप्सित। बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा अनीप्सित। अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक, अत्यधनधिक नहीं, अतिधन अधिक, यही सही जवाब हो सकता है इसका। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा
अति धन अधिक के लिए जाएंगे दूसरा विकल्प। जल्दी जल्दी सोच के आंसर दीजिए, क्योंकि 9 PM की क्लास में 30 क्वेश्चन हिंदी के हैं, टाइम ज्यादा लेना नहीं है, चीजों को समझना भी है। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत बार ये क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे होंगे, खासतौर पर यूपी टेटो लेखपाल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ता स्टूडेंट्स का। अन्वेषण, इसका शुद्ध संधि विच्छेद होगा अनुधन एषण। छोटा उ प्लस ए मिलकर के क्या हो जा रहा है? अन्वेषण। ठीक है, तो यहां पर या रा वा जहां पर आए अनुधन एषण, अन्वेषण, तो कौन सी संधि का एग्जाम्पल है ये अन्वेषण? या व रा जहां पर आए वो यण संधि का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, अगला देखिए, खेत रहता मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताइए, खेत रहता मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 78। संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीरगति को प्राप्त हो जाना या शत्रु से मुकाबला। क्वेश्चन नंबर 78 है, आपकी स्क्रीन पर जवाब होगा खेत रहना। ये वीरगति को प्राप्त हो जाना इसका शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, वीरगति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, खेत रहता। मुझे ये मुहावरा कुछ समझ में नहीं आया एक्चुअली, यहां पर या तो मिस प्रिंट है, क्या लगता है आप सबको? खेत रहता, इसका शाब्दिक अर्थ इस मुहावरे का, मुहावरा क्या लगता है आप सबको? खेत रहता मुहावरा यानी खेत रहना एक्चुअली होना चाहिए, वैसे खेत रहता। तो युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाना बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट है, बहुत बढ़िया। अवांछित संवाद इस अर्थ के लिए, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब आप खुद कोई चीज पहली बार फेस करते हो तो एक बार उस पर शक करना लाजमी है, बिना शक के, बिना कंफर्म किए अपने शक को आगे बढ़ना थोड़ा सा उचित नहीं होता, तो इसीलिए मैंने वहां पर कंफर्म करना समझा, सही चीज है वो। खेत रहता का मतलब वीरगति प्राप्त हो जाना, याद रखिएगा आप लोग भी। अवांछित संवाद, इसके अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या सिर पड़ना। तो दोस्तों अवांछित संवाद यानी जो चीज आप नहीं चाहते हो कि आपके साथ हो, तो सिर खपाना या सिर खाना, ये दो ऑप्शन बड़ा मजबूत है यहां पर। अवांछित संवाद का मतलब हुआ सिर खाना, 100% सही जवाब होगा। ठीक है, बी ऑप्शन के लिए जाएंगे, दूसरा विकल्प आपको सिर खपाना, तो ये तो अवांछित चीजों में पड़ जाना, बेमतलब सिर खपा रहे हो। लेकिन अवांछित संवाद जो मैं नहीं चाहता हूं, अगर फिर भी तुम बात कर रहे हो मुझसे, तो मतलब मेरा सिर तुम खा रहे हो, क्यों मेरा सर खा रहे हो, है ना? तो बी ऑप्शन के बाद देखिए, वन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? वन में जो लकड़ी जलाई जाती है इसके लिए शुद्ध शब्द कौन सा है? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन है भाई। समिधा कहते हैं, वन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द है समिधा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, इसके लिए सही शब्द क्या है? एक सही शब्द बताइए। प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 81 है आपकी स्क्रीन पर और लाइव चैट आ रहा है, बिल्कुल अप्रमेय, यानी हम इसे प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, प्रमाण से सिद्ध ना हो पाए, जिसका कोई प्रमाण ना हो। जिसे बुढ़ापा ना आए, इस वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द क्या होगा? निर्झर, निर्जर, अजर या अमर। क्वेश्चन नंबर 82 में आप देखिए, अजर यानी जो कभी बूढ़ा ना हो, जिस पर कभी बुढ़ापा ना आए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अजर, है ना, अजर। अगला देखिए, अमृत का निम्नलिखित में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है? अमृत का अनेकार्थी शब्द, स्वर्ग, पारा, दूध, सूर्य। तो अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 83 है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताइए।
स्वर्ग, पारा, दूध। सूर्य जो है ये नहीं है, ठीक है। अनेकार्थी शब्द, अमृत आप स्वर्ग को कह सकते हो, पारा को कह सकते हो, दूध को कह सकते हो अनेकार्थी, लेकिन सूर्य जो है ये नहीं है इसका अनेकार्थी शब्द में अमृत का। सारंग का अनेकार्थी शब्द क्या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 84। आज 4 बजे की क्लास में आप सबने बहुत प्यार दिया, सबने बहुत बढ़िया लाइक किया, 1000 से ज्यादा लाइक आ चुके हैं उस वीडियो पर। इस वीडियो को भी आपको टॉप रैंकिंग में पहुंचाना है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग पीडीएफ और क्वेश्चंस को लाते रहें। तो दोस्तों, सारंग का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? कोयल, मृग, घोड़ा और आग। सारंग क्वेश्चन नंबर 84 में सही जवाब होगा दोस्तों आग जो है ये सारंग का अनेकार्थी शब्द में नहीं आएगा। कोयल है, मृग है और घोड़ा है, लेकिन आग इसका अनेकार्थी शब्द में नहीं आता। आग, अग्नि। अक्ष का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बताइए। अक्ष। क्वेश्चन नंबर 85। आंख तो है, रथ, शिविर और धुरी। क्वेश्चन नंबर 85 में आंख भी मैंने पढ़ा है अक्ष का, रथ भी मैंने पढ़ा है अक्ष इस्तेमाल होता है, और धुरी भी, पृथ्वी अपने अक्ष पर या धुरी पर घूमती है ना। अब बचा आपका शिविर, जो कि इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा। शिविर सही जवाब होगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए, आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? ये आ गया हिंदी पेडागोजी आपकी स्क्रीन पर। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करना, ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों, अगर आप आदर्श हिंदी का शिक्षक बनना चाहते तो आपको व्याकरण के नियमों की जानकारी हो, हिंदी साहित्य का ज्ञान हो और आपको शुद्ध उच्चारण का भी ज्ञान होना चाहिए। अगला देखिए, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप जो बच्चों को होमवर्क देते हो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 87। घर पर व्यस्त करना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना, सुलेख की योग्यता विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि को उत्पन्न करना। क्वेश्चन नंबर 87 में होमवर्क का जो उद्देश्य है वो है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का अवसर देना। बच्चे को जो आप एक्सरसाइज वगैरह देते हो, बेटा होमवर्क में ये घर से करके आना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये करके आना, तो इसका मतलब यह है कि आप बच्चे को पढ़ाए गए पाठ को दोहराने का, रिविजन करने का मौका दे रहे हो। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 88 है आपकी स्क्रीन पर। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए पाठ की प्रस्तावना या परिशिष्ट या सार या अभ्यास। अभ्यास तो लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 88 में अगर हम बात करें तो उसकी प्रस्तावना होनी चाहिए, पाठ की प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? प्राइमरी लेवल पर अगर हम बात करें तो भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? व्याकरण का उपयोग, शब्द भंडार, अभिवृत्ति, साहित्यिक समझ या उच्चारण की स्पष्टता। क्वेश्चन नंबर 89 है आपकी स्क्रीन पर। जवाब होगा उच्चारण की स्पष्टता। चौथे विकल्प के लिए जाएंगे और अब बारी है एक मास्टर क्वेश्चन की, जिसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। जिसका जवाब सबसे पहले कमेंट में होगा उसका कमेंट कल के लाइव चैट में सबसे पहले उसके नाम और डीपी के साथ रहेगा। इसका वीडियो आप कमेंट में करेंगे इसका जवाब, ठीक है। मैं इसका जवाब आपको नहीं बताने वाला हूं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? 4 ऑप्शन है, इसका जल्दी से कमेंट कर दो। आपको लाइक करना है और इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट करके बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। वीडियो को लाइक करिए और इसका जो है आप सही ऑप्शन कमेंट करके हमें बताइए। कल के वीडियो में जो सही नाम लेंगे भाई उनका नाम आएगा, सबसे पहले वीडियो में आएगा। और तैयार रहेंगे, डेली शाम को 4 बजे और रात में 9 बजे आपके लिए अमेजिंग लाइव क्लासेस चलती हैं। तो जय हिंद आप सभी को। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के मिलते रहें। और सच बताऊं तो यार आज मैं बहुत थक गया हूं, समझ गया। आपको थकान महसूस हुई होगी, आज मैंने काफी मेहनत कर दी। तो मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच।